जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोगों को पढ़ना है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था, और यहाँ पे लायबिलिटी टू रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि 20 लाख और 40 लाख टर्नओवर के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन होता है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था ना। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर 20 लाख और 40 लाख का टर्नओवर नहीं है तो भी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन इसके लिए कई सारे कैटेगरी होते हैं, इसके लिए कई सारे ऑप्शन दिए गए, और इस पूरी ऑप्शंस के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये 9 कैटेगरी ऐसा था ना, 9 स्टेट था ना, कि 9 स्टेट है इंडिया कंट्री के अंतर्गत जिसके लिए गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया गया आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए का होना चाहिए, अनिवार्य कर दिया गया। और बाकी इस 9 स्टेट को छोड़ करके शेष जो भी राज्य बचेंगे इंडिया कंट्री के अंतर्गत उसके लिए दिया गया है 40 लाख रुपया। ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। लेकिन अगर ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका 40 लाख और 20 लाख के दायरे में वो नहीं आता है, क्राइटेरिया में नहीं आता है, तो क्या गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेगा? उससे भी टैक्स लेगा, लेकिन वो इतने सारे कैटेगरी के अंतर्गत आता होगा तब। कैटेगरी क्या है वही हम आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में पढ़ाने वाले। मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया कि 20 लाख 40 लाख अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन ये भी आपके पॉइंट अनिवार्य है क्योंकि लिखा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इन 7 कैटेगरी के लिए भी मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन कराना। तो जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा हुआ है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कह रहा है कि उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इतने सारे कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको ये गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहला इसमें हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अगर कोई पर्सन या बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, कह रहा है कि यदि कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, यदि कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा बिजनेस है जो इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, और कौन सा? तो टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, तो कह रहा है कि तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। देखिए, इसमें मैंने आपको जीएसटी के अंतर्गत आपको मैंने पढ़ाया है कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता क्या? कोई बताएगा? इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अर्जुन बताइए क्या होता है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई? प्रिंस? हाँ, सही है। देखिए, कोई ऐसा हम गुड्स बेच रहे हो जिस पे टैक्स लगा हो, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा गुड्स हम सेल कर रहे हो जिस पे टैक्स लगा हो, जिस पे टैक्स लगा हो, या कोई ऐसा सर्विस हम सप्लाई कर रहे हैं जिस पे टैक्स आपका लगा, तो इसको हम टैक्सेबल बोलते हैं ना। और इंटर स्टेट की बात हो रही है, मतलब अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो भले ही आपका एनुअल एग्रीगेट 20 लाख या 40 लाख से कम क्यों ना। पहला पॉइंट समझ में आया? अब चलिए सेकंड क्या दिया, कह रहा है कि अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब इसमें एक शब्द आ गया आपका कैजुअल और नॉन रेजिडेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने यहाँ का रहने वाला नहीं है, अप्रवासी है, बाहर क्षेत्र का रहने वाला, अप्रवासी, और अपने यहाँ का नागरिक वो नहीं, और ऐसे गुड्स को सेल करता है, और वो ऐसा पर्सन है जो टैक्सेबल गुड्स या सर्विस सेल करता है, तो ऐसे भी व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट कहता है कि आपको भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही आपका बिजनेस 40 लाख या 20 लाख के अंतर्गत आता हो तो नहीं आता हो, मतलब उससे नहीं, कोई दिक्कत? अब चलिए तीसरा जो पॉइंट दिया है, ध्यान से समझिएगा, नहीं टॉपिक समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा तो फिर आगे चल के ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी। अब तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया है वो कह रहा है कि जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लायबल हो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर आरसीएम क्या होता है?
क्वेश्चन बनता है ना कि सर आरसीएम क्या होता है, तो आरसीएम का पूरा नाम लिखा है रिवर्स चार्ज मैकेनिक्स। ये जीएसटी के जस्ट अपोजिट होता है, ये जीएसटी के जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, दो बिजनेसमैन हैं, और एक बिजनेसमैन ऐसा है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं। तो जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है क्या हम उसको रजिस्टर्ड पर्सन बोल सकते हैं, और जिसका नहीं है उसको हम अनरजिस्टर्ड बोल सकते हैं। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन वाला व्यक्ति, रजिस्टर्ड पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर वो कोई गुड्स या सप्लाई, कोई गुड्स या सर्विस खरीदता है, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि हम अनरजिस्टर्ड वाले से टैक्स नहीं लेंगे, हम टैक्स आपसे लेंगे, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को, आपने जो है अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ये उल्टा इसी को देना होता है, ये उल्टा इसी को देना होता है जो परचेज करता है। तो परचेज कौन कर रहा है, तो बिजनेस में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है, जो टैक्सेबल पर्सन है, दोनों टैक्सेबल पर्सन। लेकिन आरसीएम ये कहता है कि जैसे कि जो व्यक्ति परचेज कर रहा है अगर उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पहले से है और उस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, तो ऐसे में अगर एक ट्रांजेक्शन होती है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि हम आपके सप्लायर से पैसा मतलब टैक्स नहीं लेंगे, आप जो परचेज कर रहे हैं यानी कि आप अगर कस्टमर हैं तो आप ही हमको पैसा पेमेंट करिएगा, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आप ही का। क्लियर हुआ? तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी अन्य रजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई मतलब परचेज करता है तो वो टैक्स किसको देना होता है, रजिस्टर्ड पर्सन को ही देना होता है, ना कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को देना होता है। गवर्नमेंट ये कहता है मैं आपको जानता हूँ, अनरजिस्टर्ड वाले को हम नहीं जानते हैं, इसलिए आप सामान खरीदे हैं या आप सर्विस खरीदे हैं तो टैक्स आप ही दीजिएगा, हमको अनरजिस्टर्ड से कोई लेना देना नहीं। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब ये कब लगता है, तो 5000 से ऊपर प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो उस पर आरसीएम चार्ज लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, जो जस्ट उसी व्यक्ति को देना होता है जो परचेज किया होता है, और कौन सा व्यक्ति होता है, रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है। अब चलिए अगला क्या दिया है, इन तीनों टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है वो कह रहा है कि अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पर गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर एजेंट का मतलब क्या होता है, तो एजेंट को हिंदी में दलाल के नाम से बोला जाता है। जैसे कोई आप बिजनेस करेंगे तो मान के चलिए कि आपके बिजनेस में कोई एजेंट आ गया, कह रहा है कि क्यों नहीं सेल होगा, चलिए हम आपका प्रोडक्ट सेल करवाएंगे, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उस पर उसको कमीशन चाहिए होता है। समझ में आ रहा है ना, उस पर उसको कमीशन चाहिए होता है। सेल को तो प्रमोट करवाता है लेकिन ये कमीशन लेता है, एक प्रकार का हम उसको दलाल बोल सकते हैं। आपने देखा भी होगा ऐसे बहुत सारी कंपनियों में और बहुत सारे जो है व्यवसायों में, बिजनेसमैन में ये एजेंट लोग काफी मात्रा में आकर के बढ़ जाते हैं कि हम आपका काम करवाएंगे, आप घबराइए मत। कौन सा जमीन सेल करवाना है बताइए, मैं उसको बताता हूँ, मैं कस्टमर लेकर के आता हूँ, लेकिन उसमें से चाहिए क्या परसेंट, 20%, 5%, 10%, जो भी आपको लेना होगा, वो सब दलाल होते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो वो भी चूंकि अगर बेचवा रहा है तो उसमें उसका भी कमीशन बना हुआ, तो हम उसको साफ साफ शब्दों में दलाल के नाम से बोल सकते हैं। जिसको ना समझ में आए वो एजेंट समझ सकता है कि एजेंट होता है, लेकिन वो हमारे लिए हेल्प करता है, किसके लिए, सेल करने के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारा वो हेल्प कर रहा है तो ऐसे भी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या पॉइंट लिखा है, कह रहा है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं उसे अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा ऑफिस होता है और वहां पे बिजनेसमैन अपना केबिन छोटा सा बना करके बैठा रहता है और बाहर से कितने सारे मालों मंगवाता है और बेचते जाता है। जैसे कि ट्रक का माल मंगवाया, उसके गोदाम में उतरा, उसके बाद वहां से सेल कर दिया, लेकिन एक ऑफिस से बैठे बैठे पूरा डील करता है। इस प्रकार के बिजनेस को हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा कौन सा बिजनेस है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस। मतलब एक जगह वो बैठा है और अपना इनपुट के माध्यम से आसानी तरीके से अपना ट्रांजेक्शन करवा रहा है, पूरा माल बेच रहा है, आराम से बैठे बैठे मंगवा रहा है और बैठे ही बैठे बेच रहा है, पूरा एक जगह उसका केबिन बना हुआ है, एक ऑफिस बना हुआ है, उसको हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस बोल सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, भले ही आपका एनुअल एग्रीगेट 20 लाख या 40 लाख से कम क्यों ना। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है,
तो जो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना व्यापार करते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक शब्द आया है, इसका क्या मतलब होगा? तो जैसे मान के चलिए आज क्या है, हर व्यक्ति कोई भी सामान खरीद रहा है तो फ्लिपकार्ट का हेल्प ले रहा है, बोलिए मीशो ऐप का हेल्प ले रहा है। कोई भी प्रोडक्ट हमको अच्छा लगा, अब कौन दुकान पे चलेगा, चलो मोबाइल से ऑनलाइन कर देते हैं, सामान 2 दिन के बाद आपके घर पे आ जाएगा। सही है ना? मीशो ऐप हुआ आपका, अमेजॉन ऐप हुआ आपका, फ्लिपकार्ट हुआ, ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे चले हुए हैं। तो ये जो मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हम परचेज कर रहे हैं, इस परचेजिंग को और इस प्रकार के बिजनेस को हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई प्रोडक्ट हमको पसंद आया, मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन कर दिया, वो तत्काल प्रोडक्ट हमको 2 दिन के अंदर अंदर हमारे पास आ जाता है, उसमें देता है कैश ऑन डिलीवरी। क्यों? डिलीवरी फ्री है कि पैसा लेगा, ये सारा का सारा। तो ऐसे बिजनेस को ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अगर ऐसी भी बिजनेस हो रही है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही आपका एनुअल एग्रीगेट 20 लाख 40 लाख से कम क्यों हो। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से आता है अगला पॉइंट, 6वें नंबर का पॉइंट है ना, हाँ 7वें नंबर का। देखिए कह रहा है कि भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देती है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब इसमें समझना है आपको। देखिए गूगल कंपनी आपको 15 GB का स्पेस जीमेल आईडी में मिलता है, सही है? आप उसमें डेटा रखते हैं कि नहीं रखते? वन ड्राइव में भी आप अपना डेटा रखते हैं, और डिजी लॉकर भी मैंने आपको पढ़ाया, ये सारे इंटरनेट की टॉपिक में मैंने पढ़ाया है। उसमें हम डेटा सेव करके रखते हैं। क्या वो कंपनियां आपका डेटा कहीं शेयर करती है? क्या सेव करके रखती है? और क्या अगर हम उन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं तो क्या हम अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाए हैं? तो हम अनरजिस्टर्ड हुए कि नहीं हुए? लेकिन फिर भी वो कंपनी हमको इतना सारा अगर व्यवस्था दे रही है, इतना सारा हमको जो है डेटा को सेव करने का मतलब जगह दे रही है, तो वो कहता है गवर्नमेंट कि अगर इस प्रकार की कोई कंपनी है तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सोचिए कि आपको एक ईमेल आईडी आप बनाते हैं तो 15 GB का स्पेस मिल जाता है, 15 GB तक का आप डेटा स्टोर करके रखते हैं। अगर ऐसे ही 3 ईमेल आईडी बना लिए तो कितना हुआ बताइए? इतना फ्री में मिल रहा है, और आपका डेटा तो शेयर भी नहीं हो रहा है, आपका डेटा सेव है, लेकिन फिर भी हम उन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। और ये कंपनी अपने वहां की नहीं है, ये भारत से बाहर की कंपनी है, लेकिन फिर भी हम इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आप हमारे इंडिया कंट्री में आकर के व्यापार करते हैं तो आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही आपकी एनुअल एग्रीगेट के टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख से कम क्यों ना। क्लियर हुआ? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला जो पॉइंट आपका दिया है 8वें नंबर का पॉइंट। 8वें नंबर पे क्या लिखा है? देखिए 8वें नंबर में लिखा है, कह रहा है कि ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, ये टीडीएस की चैप्टर आपकी पढ़ाई जाएगी। अभी आपको टीडीएस के बारे में नहीं समझना है, क्योंकि अभी तक तो आपको जीएसटी के बारे में समझ में आया है। तो टीडीएस भी एक प्रकार का टैक्स होता है, जिसका पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है इसका पूरा नाम। बड़े बड़े कंपनियों में टीडीएस डिडक्ट होते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट की टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना हो। तो ये टीडीएस का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका पूरा नाम होता है। बड़े बड़े कंपनियों में टीडीएस डिडक्ट होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा टीडीएस? हाँ हाँ, तो ये टीडीएस जो है अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, ये भी बिल्कुल जीएसटी के जैसा होता है, ये भी एक प्रकार का टैक्स है, लेकिन ये तब आपको समझ में आएगा जब टीडीएस की टॉपिक पढ़ाई जाएगी तब। बाकी यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कौन सा 3 नंबर वाला क्या दिया है? हाँ देखिए 3 नंबर वाला कह रहा है कि जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लायबल हो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैंने इसका एग्जांपल दिया है, जैसे कि मान के चलिए कि 2 व्यक्ति हैं, 2 बिजनेसमैन हैं, एक ने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा और एक ने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन कराया उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन बोल सकते हैं, और जिन्होंने नहीं कराया उसको हम अनरजिस्टर्ड बोलेंगे। तो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर किसी गुड्स को परचेज करता है, खरीदता है या बेचता है, तो गवर्नमेंट ये कहता है
कि आप ही को जीएसटी भरना है, जिससे आप खरीद रहे हैं उससे नहीं उनको लेना देना, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपका है और आप ही को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, आप ही को भरना। अब समझ में आया? यही हमारा क्या होता है, तीसरा नंबर की पॉइंट होता है, जिसको आरसीएम के नाम से बोला जाता है। और आरसीएम कब चार्ज लगता है? तो जब 5000 से ऊपर जब परचेज करते हैं तब लगता है। ये जीएसटी का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब अगला जो पॉइंट आपका दिया है इसी में देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ डीलर भी दिया, इसको भी पढ़ा दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ डीलर। ठीक है, देखिए डीलर के बारे में हम बात करें तो डीलर होता क्या है, कोई बताएगा? जैसे जो डीलर होता है, जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारे सामानों को सेल करने का काम करता है, बहुत सारी कंपनियों के सामान को डील करने का काम करता है, तो ऐसे बिजनेस को डीलर बोला जाता है। जैसे मान के चलिए ये जो डीलर होते हैं ये 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक अपना बिजनेस करते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो वही आपके डीलर होते हैं जो बहुत सारे कंपनियों के गुड्स को या सर्विस को डील करते हैं, सेल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है टाइप्स ऑफ डीलर, कह रहा है कि डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा, यानी जो डीलर होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। अपनी बिजनेस में जो डीलर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा बिजनेस और एक हो गया आपका रेगुलर और एक हो गया आपका कंपोजिशन, दिया है ना, ये तो 2 प्रकार के डीलर होते हैं। अब देखिए, अब दोनों के लिए क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, इसके बारे में आप समझिए। किसको हम रेगुलर डीलर बोलेंगे और किसको कंपोजिशन डीलर बोलेंगे? तो इसमें बताया गया सबसे पहले रेगुलर डीलर के बारे में, कह रहा है कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ 1.5 करोड़, इसको लिख लीजिए 1.5 करोड़, इसको 1.5 करोड़ लिखिए, वो टाइपिंग करते समय गलत हो चुका है, शायद मैंने इसको बनवाया भी था, नहीं बनवाया था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा, आप कैसे समझेंगे? तो जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा बिजनेसमैन है, कोई ऐसा डीलर है जो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट को डील कर रहा है, जो टर्नओवर कर रहा है, अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो रहा है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में और रेगुलर स्कीम के अंतर्गत कराना होता है। नहीं समझ में आया? देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे बिजनेस में 2 प्रकार के डीलर होते हैं, एक आपके रेगुलर डीलर और एक आपके कंपोजिशन डीलर। तो यहाँ पे बताया गया सबसे पहले कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है। एनुअल एग्रीगेट की जब भी बात आवे तो आप ये समझिए कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक का समय बोला जा रहा है। अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जीएसटी में जो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक अगर वो 1.5 करोड़ से ऊपर का गुड्स सेल करता है, गुड्स या सर्विस सेल करता है, तो उसको किस स्कीम में आना है? रेगुलर स्कीम में आना है। क्लियर हुआ? अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है, कोई ऐसा डीलर है जो अपने बिजनेस में 1.5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करता है तो उसको रेगुलर स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और भी लिखा है इसमें, कह रहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना है और ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली या क्वार्टरली जमा करना होता है। अब ये क्या होता है? तो जो रेगुलर डीलर होता है इसके लिए गवर्नमेंट ये कहता है कि बाबू आप 1 महीने का भी टैक्स भर सकते हैं और 3 महीने का एक बार भी आप टैक्स भर सकते हैं। अगर 1 महीना लिया जाएगा तो मान के चलिए कि अप्रैल का एक बार भर दिया, फिर मई का एक बार भर दिया, फिर जून का एक बार भर दिया। अगर 3 महीने का एक बार लिया जाएगा तो अप्रैल मई जून 3 महीने का एक बार ही भरेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहता है गवर्नमेंट कि आप 1 महीने का भी भर सकते हैं और 3 महीने का एक बार भी आप जीएसटी भर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ चलिए ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जमा करना होता है, इसके अंतर्गत कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली क्वार्टरली जमा करना होता है और ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का भी प्रयोग करना होता है। कौन से डीलर की बात हो रही है? रेगुलर डीलर ये क्या करेगा? टैक्स पेबल करेगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पे नीचे फार्मूला भी दिया गया, देखिए जीएसटी पेबल बराबर क्या लिखा है? टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। अब इसके बारे में हम समझाएंगे
तो कह रहा है कि ऐसे डीलर्स को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मतलब फार्मूले का प्रयोग करना होता है और 1 जनवरी 2021 से QRMP स्कीम के अंतर्गत क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। मतलब ये जो नियम था सिंगल मंथ वाला और 3 मंथ वाला, ये 1 जनवरी से पहले था। 1 जनवरी 2021 से पहले था। 1 जनवरी 2021 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने नया रूल लाया कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर में हुआ है तो आप 3 महीने में एक बार जीएसटी भरने का काम करेंगे। ये रूल पहले था कि 1 महीने का आप भर सकते थे, लेकिन 1 जनवरी 2021 से ये रूल क्या हो गया, चेंज हो गया। आप 3 महीने का मात्र एक ही बार आप जीएसटी भर सकते। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि रेगुलर डीलर जीएसटी कब भरेगा? 3 महीने में तो एक बार भरेगा, लेकिन इसका फार्मूला क्या है, किस फार्मूले के तहत ये काम करेगा? तो यहाँ पे लिखा है जीएसटी पेबल बराबर टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। तो टैक्स लायबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या मैंने पढ़ाया था? टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कौन बताएगा? व्हाट इज टैक्स लायबिलिटी? कोई नहीं बताएगा? नहीं नहीं नहीं। और एक आपका आईटीसी, हाँ टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, आईटीसी क्या होता है, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया। अब बताइए, आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरी क्या गलती? अब बताओ, टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी में अंतर बताइए कोई। अरे टैक्स लायबिलिटी तब मिल जाती है, तब बढ़ जाती है जब किसी गुड्स को सेल करते हैं। मैंने बताया था टैक्स लायबिलिटी तब बढ़ जाती है जब किसी गुड्स या सर्विस को हम सेल करते हैं। तो जब हम सेल करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, और जब परचेज करते हैं तो आईटीसी हमको प्राप्त होती है। मैंने नहीं बताया था? तो ये कौन पढ़ेगा? हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तैयारी है, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है, रेगुलर के लिए बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रेगुलर के लिए क्या बताया जा रहा है कि रेगुलर के लिए बताया जा रहा है कि आपने बेचते समय कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया। ध्यान दीजिएगा, उसको हम टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे ना। बेचते समय आपने कितना टैक्स लायबिलिटी आपने मतलब प्लस किया, कितना लायबिलिटी आपने पाया, और आईटीसी खरीदते समय कितना मतलब आईटीसी आपने दे दिया। अरे परचेज करते समय आईटीसी हमको प्राप्त होती है और सेल करते समय हमारा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आपने किसी गुड्स या सर्विस को सेल किया तो आपका टैक्स लायबिलिटी कै रुपया बढ़ा, या आपने किसी गुड्स या सर्विस को परचेज किया तो आपने आईटीसी कितना प्राप्त किया। ये दोनों का जिक्र इस क्वेश्चन में होना चाहिए, तभी जाकर के पता चल सकेगा कि रेगुलर डीलर कब जो है जीएसटी भरने का काम करेगा। तो आप जैसे कि मान के चलिए, मैंने यहाँ पे बनाया है एक टैक्स लायबिलिटी का मैंने बनाया और एक मैंने आईटीसी का बनाया, ध्यान दीजिएगा। तो मान के चलिए अगर आपका टैक्स लायबिलिटी हो गया आपका 5 रुपया, ध्यान दीजिएगा, क्या रुपया? 5 रुपया, और आपका आईटीसी हो गया मात्र 2 रुपया, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम जो है बेचते समय 5 रुपया टैक्स लायबिलिटी मैंने प्राप्त किया और खरीदते समय आईटीसी मैंने 2 रुपया प्राप्त किया। तो टैक्स लायबिलिटी में से हम आईटीसी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो शेष बैलेंस कितना बचेगा? अगर ये 3 रुपया आ रहा है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि ये रेगुलर डीलर यही 3 महीने में एक बार क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करने का काम करेगा। क्लियर हुआ? अगर टैक्स लायबिलिटी आईटीसी से कम हो तो जितना कम होता है, जैसे कि मान के चलिए कि 5 रुपया टैक्स लायबिलिटी है और 2 रुपया आईटीसी है, तो 3 रुपया ज्यादा है ना, तो वही 3 रुपया गवर्नमेंट कहता है कि हमको टैक्स के रूप में आप जमा करें, लेकिन कब? तो 3 महीने में एक बार आपको जमा करना। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? मैं छोटे अमाउंट में मैंने आपको बताया है। हाँ, वही टैक्स लायबिलिटी अगर कम है और आईटीसी ज्यादा है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको भरना नहीं है, तो अगले महीने एडजस्टमेंट किया जाएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल होगा, वो ट्रांजेक्शन होना ही होना है। नहीं होगा तो उसके अगले महीने कभी तो होगा ना, उसको एडजस्टमेंट ही किया जाएगा। मतलब नियम यही है। अब आप अपने हिसाब से समझिए, नियम यही है गवर्नमेंट का। अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, आईटीसी कम है, अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, आईटीसी कम है, तो जितना आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो रहा है वो उसी मंथ में गवर्नमेंट कहता है कि हमको 3 महीने में एक बार आप दे दीजिए, वो आपका पैसा नहीं, वो मेरा पैसा है। समझ में आया? हाँ दीजिए, समझ में आया? अब चलिए, अब दूसरा आता है कंपोजिशन डीलर। रेगुलर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलिए, अब हम चलते हैं कंपोजिशन के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि 1.5 करोड़ से ऊपर है तो किसमें जाएगा, वो रेगुलर में जाएगा। अब ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सर कंपोजिशन क्या होता है,
तो अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा तो उसको आपने छांट दिया कि वो रेगुलर में चला जाएगा। अगर 1.5 करोड़ से कम होगा तो उसको भी कहीं स्थान मिलना चाहिए, तो उस बेचारे को रखा गया है कंपोजिशन। किसमें रखा गया? कंपोजिशन में। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करा सकते हैं, रेगुलर किसमें? कंपोजिशन स्कीम में करा सकते हैं। और इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम भी बनाए गए। देखिए इतना सारा नियम है किसके लिए? कंपोजिशन के लिए। क्या रेगुलर के लिए नियम नहीं है? रेगुलर के लिए भी है और कंपोजिशन के लिए भी है। लेकिन रेगुलर के लिए है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर ज्यादा है आईटीसी से तो उतना रुपया आपको 3 महीने में एक बार आपको पेमेंट करना है। और आपका इनकम जो होना चाहिए, टर्नओवर जो होना चाहिए वो 1.5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। और 3 महीने में एक बार आप क्या करिएगा? जीएसटी भरिएगा। 3 नियम तो ऐसे ही निकल गया रेगुलर का। अब हम चलते हैं कंपोजिशन के लिए। तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कब कराएगा? जब 1.5 करोड़ से कम होगा। क्लियर हुआ? तो देखिए इसके लिए कौन कौन सा नियम है। तो पहला नियम यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ऐसे डीलर्स को अपने टर्नओवर का निर्धारित परसेंटेज करंट रेट का 1% टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना होता है। नहीं समझ में? जैसे कि मान के चलिए कंपोजिशन स्कीम में कोई बिजनेसमैन है जो रजिस्ट्रेशन अपना कराया है, कोई ऐसा डीलर है जो कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक 2 रुपए का मतलब वो टर्नओवर कर रहा है, मतलब उससे नहीं है। उसका जितना भी टर्नओवर होगा, अगर 10 रुपया भी अगर वो कमाता है तो उसका 1% और 3 महीने में एक बार गवर्नमेंट को देने का काम करे। ये कंपोजिशन का रूल है। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा डीलर है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में हुआ है, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक आप टर्नओवर करेंगे, मात्र उसका आप 1% दीजिए। कितना परसेंट? 1% आपको देना। क्लियर हुआ? हाँ हाँ। तो ये मैंने आपको बताया किसके लिए? कंपोजिशन का पहला मैंने रूल आपको बताया, पहला नियम आपको बताया कि अगर कंपोजिशन डीलर हैं तो वो अपना जो भी टर्नओवर वो एनुअल टर्नओवर करते हैं उसका 1% ये गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करने का काम करेंगे। अब सेकंड रूल क्या है? तो सेकंड रूल ये कह रहा है कि ऐसे डीलर्स को, हाँ 1% 1 रुपया हो 1 करोड़ हो मतलब उससे नहीं है, 1% आपको देना और वो भी 3 महीने में एक बार देना है। तभी 1%। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसे डीलर्स को ना तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही टैक्स इनवॉइस इशू करने का टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ये किसकी बात हो रही है? कंपोजिशन की बात हो रही है। अगर कंपोजिशन डीलर है तो इसको कोई भी रिकॉर्ड करने की, मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और कह रहा है कि ना ही आप टैक्स इनवॉइस इशू करने का भी अधिकार हम दिए, या टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए ना तो कोई रूल्स का प्रयोग करना है ना ही कोई प्रोसीजर का प्रयोग करना है। आप बस इतना समझिए कि आप जितना टर्नओवर करेंगे उसका 1% आप 3 महीने में एक बार आप गवर्नमेंट को देंगे। और फिर कह रहा है कि ना ही स्टॉक मेंटेन करने की भी जरूरत पड़ती है, नहीं और सेल्स और परचेज का इनवॉइस वाइज रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। इसके लिए पूरा ऑप्शन ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। मतलब ये तो ना तो कोई अपना स्टॉक मेंटेन करेगा कि मैंने कब और कितने रुपए का स्टॉक लाया था, कितना रुपए मैंने सेल किया, कितना रुपए का मैंने परचेज किया, इसको भी हिसाब किताब देने का कोई मतलब नहीं होता। और इसके बाद से जो पॉइंट आपका दिया है, कह रहा है कि ऐसे डीलर्स केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में एक बार फाइल कर सकते हैं। और अगला लिखा हुआ है कि ऐसे डीलर्स को आईटीसी भी प्राप्त नहीं होता। किसकी बात हो रही है? कंपोजिशन की बात हो रही है। जो कंपोजिशन डीलर होता है ना तो उसको आईटीसी प्राप्त होगी और ना तो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार दिया जाता है। तो ये सब किस पे फॉलो होता है? रेगुलर वाले पे फॉलो होता है। अगला जो दिया है कि ऐसे डीलर्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो डीलर होते हैं वो टैक्स कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको टैक्स कलेक्शन का भी अधिकार नहीं दिया गया। बस ओवरऑल आप इतना समझिए कि अगर आपको कंपोजिशन डीलर में स्कीम में अंतर्गत आते हैं तो आपको 1% टर्नओवर का 1% देना है, वो भी 3 महीने में आपको एक बार देना है। अब इसी के हिसाब से देखिए एक फॉर्मेट आपके सामने बना बनाया मिला है, इस फॉर्मेट को आप समझ लीजिए। देखिए ये फॉर्मेट आपके लिए दिया हुआ है, इसमें एक गलती दिया है, इसमें 2500 दिया, इसको 25,000 बना लीजिए। यहाँ पे राइट साइड में देखिए रेगुलर में 2500 दिया,
और यहाँ पे कंपोजिशन दिया, इसको रेगुलर भर लीजिएगा। ये कंपोजिशन दिया, इसको रेगुलर भर लीजिएगा।